हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एआईबी एग्ज़ाम होता क्या है और आपको इसे किस तरह से पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि हमारा एआईबी 22 एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में, सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब जिन्हें नहीं पता है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो एआईबी एग्ज़ाम है वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूँगी एंड आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँगी कि किस तरह से आपको इतना वास्ट सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको टॉप रैंक लेके आना पड़ता है पास होने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, एंड आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं। एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी को समझो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ में आप लोगों को प्रॉपर बता रही हूँ। ठीक है, बार बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हम लोग लास्ट ईयर में हैं, क्या हम लोग दे सकते हैं। देखो, आप लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए तो आप इसे इस वाले एग्ज़ाम को, एआईबी एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपकी 3 ईयर की एलएलबी होनी चाहिए या फिर 5 ईयर की बीएलएलबी होनी चाहिए। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि एक हमारा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे एआईबी के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा जनरल ओबीसी के लिए 45 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 100। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और 100 एमसीक्यूज़ में से आपको कितने मार्क्स चाहिए, 45 मार्क्स आपको चाहिए जनरल ओबीसी और 40 चाहिए एससी एसटी के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हम लोग लास्ट ईयर में हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे है आप 6th सेमेस्टर में हो। ठीक है, 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर में हो तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अगर आप 5th सेम में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। बात समझ गए क्या। अगर आप यहाँ पे बीएलएलबी कर रहे हो, बीएलएलबी में आप क्या कर रहे हो, 10th सेम में हो तो आप एलिजिबल हो, और अगर आप 9th सेम में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। बात समझ गए क्या। इसके बाद क्या है, अब आपको पढ़ना क्या है। देखो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे एआईबी के सिलेबस में, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स को क्या करना है, फॉलो। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब भी आप कोई एग्ज़ाम दो तो आप लोगों को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही पढ़ना। तो इसमें 10 मार्क्स का आएगा। सीआरपीसी और बीएनएसएस ये हमारा आएगा 10 नंबर का, तो 20 नंबर तो यही हो गए। आईपीसी आएगा 8 नंबर का, आईपीसी और बीएनएस। बीएसए और एविडेंस आएगा 8 नंबर का। फैमिली हमारा आएगा 8 नंबर का। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, एनआई, आर्बिट्रेशन एक्ट ये हमारा आएगा 8 नंबर का। टोट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट हमारा आएगा 8 नंबर का। तो अब आप देखो कि ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स। लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे फैमिली लॉ में स्टूडेंट्स क्या पढ़ के जाते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। लेकिन अब की बार के एग्ज़ाम में हमारा क्रिश्चियन लॉ आया था, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ कर गए थे। ठीक है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़कर गए थे, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ के जानी। और एक डोरी प्रोहिबिशन एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो आपको कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। बात समझ गए क्या। तो अब आप देखो कि ये हमारा ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स के अराउंड हमारा ये टोटल हो रहा है। तो 60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। समझ रहे हो, कितने नंबर चाहिए हमें, 45। तो मतलब अगर आप सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोग एआईबी का एग्ज़ाम दे तो रहे हैं,
तो सबसे पहली बात तो पता होगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि बेयर एक्ट अलाउड होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ओपन बुक पेपर है, बेयर एक्ट अलाउड होता है। तो कैसे वाले बेयर एक्ट? लिख लो, विदाउट शॉर्ट नोट्स, विदाउट शॉर्ट नोट्स, समझ गए? बिना शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और इन बेयर एक्ट्स को आपको क्या करना है, ध्यान देना है इंडेक्स पर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ओपन बुक पेपर है, बेयर एक्ट लेके जाएंगे, इंडेक्स से सारे सेक्शंस देख लेंगे और टिक कर देंगे। तो इतना इजी नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी एग्ज़ाम होता तो अभी जून 2026 में सिर्फ 65% स्टूडेंट्स पास हैं और बाकी फेल हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ, 1,75,000 कुछ स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे और इसमें से अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स फेल हैं AIB 21 में, ठीक है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। याद रखो ये स्टूडेंट्स फेल क्यों हैं। मेरे पास इतने सारे कॉल आए, मैसेजेस आए कि मैम हमारा AIB का एग्ज़ाम रह गया, हम क्या करें। हमने कोचिंग भी ली, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये PYQs भी करे, फिर भी रह गया। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। क्यों रह गया? टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह गया यार। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर हम लोग अराउंड देखें तो 100 क्वेश्चंस पे आपको क्या देने, 2 से 3 मिनट देने एक क्वेश्चन को। और जब स्टूडेंट इस बेयर एक्ट को उठा के, इतने बड़े बेयर एक्ट को उठा के अपने क्वेश्चन को रीड करके आंसर्स ढूंढने लगता है तो उसको 5 से 10 मिनट लग जाते एक क्वेश्चन को ढूंढने में। मतलब कि स्टूडेंट क्या नहीं कर पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। बात समझ गए? टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है AIB के एग्ज़ाम में। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो जस्ट ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, लेकिन आगे वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस है, कैसे क्या होता है, कौन से बेयर एक्ट लेके जाओ। अभी तो जस्ट मैंने आपको बता दिया ना कि विदाउट शॉर्ट नोट्स, फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि ये वाला बेयर एक्ट आपको लेके जाना है, ठीक है। प्रॉपर आपको एक लिस्ट बता दूंगी, बस वही वाले बेयर एक्ट आप लेके चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम मैनेजमेंट, एक तो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एजर्शन और रीज़न वाले, एक हमारे पास क्वेश्चन आएंगे सेक्शन नंबर वाला, एक हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन वाला, एक हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है मैच करने वाला, एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा केस लॉ वाला। तो भाई क्या आप इतनी सारी चीज़ें एक बेयर एक्ट से ढूंढ सकते हो एग्ज़ाम में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ये वाला जो हमारा पोर्शन है एजर्शन और रीज़न और केस लॉ वाला, ये तो बेयर एक्ट में है ही नहीं, तो फिर कैसे ढूंढोगे? मतलब आपको पढ़ के जाना है। देखो बहुत सारे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि पढ़ो, और वो अपनी कोचिंग में बहुत डीपली पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो अपनी कोचिंग में बहुत डीपली पढ़ाएंगे। इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है, इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना पढ़ो कि जिससे आपका एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको क्या है, आपको सिर्फ पास होना है। इतना डीपली मत पढ़ो। AIB इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितनी नॉलेज है, या फिर ये AIB ये नहीं चेक करता कि आपको कितना डीपली आपको आता है, ठीक है। क्योंकि देखो 100 क्वेश्चंस है, 100 में से 40 क्वेश्चंस इजी होंगे और बाकी 60 मुश्किल हो सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं देखो मैं पहले बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग 2-2 बार दे चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कोचिंग भी ली फिर भी रह गए वो, समझ रहे हो। और अभी 2026 के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा ना, उसमें 3 नंबर डिडक्ट किए गए थे। कट ऑफ हमारा 45 से चला गया था 42 और 40 से चला गया था 37, तो भी 60,000 स्टूडेंट फेल है। इसका रीज़न क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट,
ओवर कॉन्फिडेंट, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। स्टूडेंट केस लॉ पढ़ के नहीं जाता है, केस लॉ स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा, अपने बेयर एक्ट को रीड करके नहीं जाएगा। बेयर एक्ट को रीड करके जाओ भाई, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वेश्चन आया FIR का, तो अब आपके क्वेश्चन में FIR दिख गई, तो आप पहले ये इंडेक्स में इतना सर्च थोड़ी करोगे, देखोगे थोड़ी, सीधा जाओगे सेक्शन 173 पे। समझ गए क्या? तो भाई इतनी नॉलेज लेके जाओ, इतना पढ़ के जाओ कि आप AIB का एग्ज़ाम क्लियर कर सको। और देखो मैं पहले बता रही हूँ, हर बार पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है भाई। AIB बहुत दिमाग यूज़ करता है अपना, वो बहुत चालाकी करता है बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चे पढ़ के गए हिंदू लॉ, मासूम बच्चे मुस्लिम लॉ पढ़ के गए, उसने बोल दिया अब करो क्रिश्चियन लॉ, जिसका बेयर एक्ट किसी के पास था ही नहीं। समझ रहे हो? AIB बहुत चालाकी कर रहा है भाई। उसने इनकम टैक्स का बेयर एक्ट किसी स्टूडेंट को मिला ही नहीं पूरे टाइम पे जो मेरे बैच में थे। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, तो वो बहुत चालाकी करता है भाई AIB। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, पूरे ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ के जाना है। ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगी कि बेयर एक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में ट्रिक्स को फॉलो करके अच्छे नंबर लेके आने हैं, पास करना है एग्ज़ाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है। नवंबर में क्या है? हमारा एग्ज़ाम है। तो नवंबर से पहले सारे बेयर एक्ट रीड कर लो, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम आपने ये वाले सब्जेक्ट बताए, भैया हाई वेटेज वाले पहले इसको पढ़ो, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट्स को रीड करो। समझ गए? अब देखो जैसे जूरिस का तो कोई बेयर एक्ट ही नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका तो कोई बेयर एक्ट नहीं है, क्या करोगे इसका? तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बात समझ आई क्या सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये मेरा है कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को AIB के नोट्स, कोई भी गाइडेंस चाहिए, PYQs या कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? और मेरा इंस्टाग्राम पेज है नोट्स बाय खुशप्रीत, ये आप इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत बढ़िया कंटेंट मैं अपने इंस्टा पे डालती रहती हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।